Welcome back. Again, we are present with you for attending the new class of Physics 11th class. बच्चों, application of dimensional analysis continued. Application चल रही हैं. As I told you earlier, there are three applications. Number one, to check the formula, or to check a relation, or to check an equation whether it is okay or not. Second, तो आप करेंगे, पहले फर्स्ट को ही कंप्लीट करते हैं, एग्जाम्पल करते जा रहे हैं, लेकिन आप नए जोश के साथ लगे रहो. जहाँ भी कोई दिक्कत आए बताते रहना. कम ऑन. हर रोज़ 2-4 महीने जैसे आपसे कहा था नए डायमेंशंस भी करेंगे. जैसे 3-4 नए डायमेंशन कर लेंगे ना, एकदम जब इकट्ठा करता है तो बच्चे के लिए बर्डन हो जाता है. 5-5, 4-4 नए अगर करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, याद करने में दिक्कत नहीं आती. तो नए डायमेंशंस करेंगे हम 2-4. देखिए, जैसे करंट का तो फंडामेंटल डायमेंशन में था, या तो ए लिख सकते हैं या आई लिख सकते हैं. चार्ज को क्यों से दिखाते हैं बच्चों? ये फॉर्मूला 10th में आपने पढ़ लिया था. क्या कि करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कहें या चार्ज अपॉन टाइम कहें, तो चार्ज की वैल्यू करंट इंटू टाइम. यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा. चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला अगर किसी को जानना है, करंट का एम्पियर, टाइम का टी, इजीली रिमेंबरेबल एट. चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला कोई आपसे पूछे, यू विल से एट. करंट हो गया, चार्ज हो गया. अब आप वोल्टेज का कर सकते हैं. एक्चुअली वोल्टेज कहें या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या पोटेंशियल, एक ही बात है बच्चों, या पोटेंशियल डिफरेंस. बच्चों, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, या इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं. ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ वन एंड द सेम थिंग. तो इसका डायमेंशनल फार्मूला वोल्टेज, ये टर्म आपके पास 10th क्लास में आ गई थी. तो वोल्टेज का फार्मूला, पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस वाला ml² T-2, और चार्ज का एट. बस इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं. वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला ml² T-3 तो बच्चों फाइनल फार्मूला जो आ गया उसको नहीं याद करना. फिजिक्स में क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी. फार्मूला आप 10th क्लास से पढ़ चुके हैं. पोटेंशियल या वोल्टेज का वर्क अपॉन चार्ज. वर्क का आप सबको याद होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस से आया था. ये फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन से आया था. तो इसलिए वोल्टेज या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ, इनका डायमेंशनल फार्मूला. इसके बाद आता है बच्चों रेजिस्टेंस का. V अपॉन आई आप सबको अच्छे से याद होगा, 10th में अभी आप करके आए हैं. ओम्स तो अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V, वहीं से आया ये, है ना, ओम्स का. वेरी सिंपल. तो वोल्टेज का तो डायमेंशन फार्मूला अभी आपने किया. वोल्टेज का ये रहा आंसर, इसको यूज कर लेंगे. ml² T-3 ये वोल्टेज का, और नीचे एम्पियर, यू विल गेट आंसर. तो ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आपके सामने, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी. दिस इज व्हाट ml² T-3 दिस इज आंसर. रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आपको आ रहा है. इसके बाद है बच्चों इंटेंसिटी. इंटेंसिटी भी एक टर्म है, बार बार काम आएगी. चाहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो, चाहे इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो. तो इंटेंसिटी भी ऐसी टर्म है जो यूज होएगी, इसलिए हम इसका भी डायमेंशनल फार्मूला बता देते हैं आपको, ताकि आगे जब यूज हो तो परेशानी ना हो. इंटेंसिटी को आई से दिखाते हैं, करंट को भी आई से दिखा रहे थे. इट इज एनर्जी varying with area, varying with time. T is the time, E for energy. एनर्जी की वही डायमेंशनल फार्मूला होता है जो वर्क का होता है. अब इसकी में कोई परेशानी नहीं.
एनर्जी या वर्क का वही होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। ये एरिया है बच्चों, ये जरूर एम्पियर मत मानना इसको। एरिया एल स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आप सबको ध्यान होगा लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ है, तो एल स्क्वायर बन गया एल इंटू एल स्क्वायर और टाइम टी, यू विल गेट आंसर। एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम टी माइनस 3 ऊपर जाए, ये इज द एरिया। तो इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको ध्यान हो गया, एम टी माइनस 3। तो इस तरह धीरे धीरे डायमेंशनल फार्मूले आगे बढ़ते जाएंगे। इन सब में सारी की सारी टर्म्स 10th की हैं इंटेंसिटी को छोड़। तो इंटेंसिटी आपको नई बात सीखनी है। रजिस्टिविटी, ये भी 10th में था बच्चों, इसको रजिस्टिविटी भी कहते हैं, या एक और नाम बताइए, आपको ध्यान होगा जरूर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक ही बात है दोनों, 10th में आप सबने पढ़ा था। इसका सिंबल जो होता था रो, सो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। बस हर लेटर का मीनिंग जरूरी है। ए क्या होता था एरिया, L क्या होती थी लेंथ, R क्या है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आप जान चुके हैं, ये लेंथ का पता है, एरिया का पता है, तो रो का आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। रो विल बी R A बाई L। एरिया का एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इनटू लेंथ, एक लेंथ से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आंसर जो आया था ना रेजिस्टेंस का, एक लेंथ से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो का आंसर आप बहुत जल्दी लिख देंगे। रो मीन्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फार्मूला, रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस का जो आया हुआ है, ये रेजिस्टेंस का, वहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ये रेजिस्टेंस का एरिया। एरिया तो एल स्क्वायर होता है, लेंथ तो एल है, ये आंसर आ एल की पावर 3 हो जाएगी एंड यू विल गेट आंसर ml 3 t माइनस 3 a माइनस 2, दिस इज आंसर। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है बच्चों। तो रेजिस्टेंस का आ गया तो कंडक्टेंस का भी आ गया। आपसे कोई पूछे कंडक्टेंस का बताइए, कंडक्टेंस कुछ भी नहीं होता जब आप रेजिस्टेंस कर लेते हैं 1/r। तो जो आंसर रेजिस्टेंस का आया था, इसके डायमेंशनल फार्मूले पावर्स को उल्टा कर दो। जैसे यहाँ 1 पावर है तो -1 हो जाएगी, 2 है तो -2, फिर -3 है तो 3 हो जाएगी, तो a माइनस 2 का a प्लस 2 हो जाएगा 1/r, रेसिप्रोकल। माइंड इट। तो इन बातों में आपने 5 या 6 डायमेंशनल फार्मूले नए सीख लिए, साथ साथ करते जाओ, एक कॉपी बना के पूरे लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। एकदम इकट्ठे एक बच्चा याद करता है तो वो क्रैमिंग करनी पड़ती है। धीरे धीरे 9th और 10th के ख़त्म कर देंगे, फिर 11th के जो नए आते जा रहे हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने कराया, तो ये 11th की टर्म्स हैं, वो हमने करा दिया आपको। स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब आपने अब की है। तो माइंड इट, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन में आते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस में आते हैं। पहले एप्लीकेशन हमने की थी टू चेक द फॉर्मूला, चेक द फॉर्मूला के काफ़ी सारे एग्जांपल हमने कर लिए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेम द क्वांटिटी, नेम द क्वांटिटी which has unit but no dimension at all। अगर ऐसे पूछा जाए, ऐसी क्वांटिटी बताइए जिसके यूनिट तो हो बट डायमेंशन ना हो, तो इसका आंसर आप नोट कर लो। 2 आंसर है थीटा, इस नाम से जरूर याद रखोगे। थीटा एंगल है, एंगल का फॉर्मूला आप सबको आता है, या 10th में नहीं था तो आप सीख लोगे। ये सर्कल का एक पार्ट है, सेक्टर बोलते हैं जिसको। लेंथ ऑफ आर यहाँ तक ले लेंगे और ये रेडियस है, तो थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। तो ये लेंथ ऑफ आर भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो थीटा का डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0 लिख दो, या इसको ऐसा लिख दें डायमेंशनलेस, डायमेंशन। ये कैसे, और लेकिन थीटा के जो यूनिट होते हैं वो तो हैं, यूनिट
यूनिट बताए थे आप सबको, या तो रेडियन या डिग्री। रेडियन और डिग्री में आपस में रिलेशन भी बता दिया था मैंने। 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन होता है बच्चों, यानी 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री को पाई/2 रेडियन बोला जाता है। रेडियन डिग्री यूनिट्स तो हैं डायमेंशन की। दूसरी क्वांटिटी, दूसरा एग्जांपल इस बात का, सॉलिड एंगल में वो एंगल था, ये सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फार्मूला सिंबल डी ओमेगा होता है। ये एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। किसका एरिया, किसकी रेडियस का स्क्वायर अभी क्लियर करूंगा, लेकिन ये एरिया है। किसका एरिया है अभी बताऊंगा। ये रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। एरिया की डायमेंशनल फार्मूला आपको आ चुके, एल स्क्वायर, रेडियस एल स्क्वायर, नो डायमेंशन है तो m0 l0 p0, लेकिन इसके यूनिट तो बच्चों होते हैं, जैसे इसके यूनिट रेडियन होते हैं, तो इसकी यूनिट बताए थे मैंने पहले भी, स्टीरेडियन। ये आपको तब बताया था जब मैंने कहा था 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, तो वो रेडियन एंड स्टीरेडियन। यूनिट्स आर देयर बट डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट देयर, डायमेंशनलेस। 2 क्वांटिटीज हो गई। एक क्वांटिटी और भी है बच्चों, जो क्या है, जिसके यूनिट तो हैं बट डायमेंशन नहीं है। वो क्वांटिटी क्या है, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। वो तीसरी जे का पूरा नाम क्या है, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ये क्या कहता है, इसकी वैल्यू होती है एक्चुअली 4.2 जूल पर कैलोरी जे। इसकी कैसे यूनिट तो है, ये यूनिट, डायमेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि जूल भी वर्क या एनर्जी या हीट एनर्जी है, कैलोरी भी वही है। जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा गर्म हो जाओगे। कोई भी मशीन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, काम ज़्यादा करेगा तो उसको पसीने आएंगे, ही विल बी हीटेड, ही और शी विल बी हीटेड। कोई मशीन ज़्यादा काम करेगी तो मशीन गर्म हो जाएगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा काम करोगे वो हीट भी उतनी। एज फॉर हीट, to remove sign of personality, some constant must be there. This constant is named as Joule's mechanical equivalent. Not difficult at all. तो J का फार्मूला हो गया W/H, W for work, H for heat। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला आपको याद हो गया होगा, mL²T-2। हीट भी एक एनर्जी है, एनर्जी का भी वर्क वाला होता है, mL²T-2। ये गुड आंसर, m0 l0 t0। तो इसके डायमेंशन नहीं है, यूनिट है जूल पर कैलोरी। अब थोड़ा सा सॉलिड एंगल का कंसेप्ट और बता दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि एरिया किसका है। ये रेडियस है तो किसका रेडियस का स्क्वायर है ना। डायमेंशनल फार्मूले में इतना ही करना है, कंसेप्ट नहीं बताना, लेकिन आपको इसलिए बताना जरूरी ताकि आप समझ जाओ। थीटा एंगल तो समझते हो आप, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये तो सिंपल हो गया। सॉलिड एंगल एक्चुअली 3 डायमेंशनल होता है, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ऐसी क्वांटिटी बताइए जिसके यूनिट तो हो, डायमेंशन नहीं हो। 3 क्वांटिटीज आपको याद हो गई, एंगल, सॉलिड एंगल, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तीनों एग्जांपल आपके तैयार होने चाहिए, विदिन सेकेंड्स आपको पूरा आंसर है। सॉलिड एंगल का कंसेप्ट क्लियर करेंगे आप, तीनों एग्जांपल 1 सेकेंड में बताना। और ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर कर लिया, नेम द क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस बट नो यूनिट, विच हैज डायमेंशन बट नो यूनिट, जिसकी यूनिट तो नहीं हो बट डायमेंशन हो। इसका आंसर है बच्चे नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बच्चों कि जिसके डायमेंशंस हो, डायमेंशन फार्मूला हो बट यूनिट ना हो। नेवर एवर पॉसिबल। माइंड। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सच ए क्वांटिटी, नेम सच क्वांटिटीज, एक से ज्यादा है, which have neither unit nor dimension।
यूनिट में नहीं, डायमेंशन में नहीं। इसका आंसर आपने नोट करना है। एक क्वांटिटी आपके सामने हो गई थी स्ट्रेन। स्ट्रेन अच्छे से समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ कि एक वायर है, इतनी लंबी है, क्या लेंथ है उसकी, एल। आपने क्या किया, एक वेट लटका दिया नीचे, तो इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी। तो ये इट विल गेट स्ट्रेच्ड, चेंज इन लेंथ। दिस इज व्हाट ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, नो डायमेंशन। यूनिट की हुई है मीटर अपॉन मीटर, कैंसिल हो जाएंगे। स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है, नो यूनिट नो डायमेंशन। दूसरी क्वांटिटी जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसका फॉर्मूला आपको याद है, साइन आई अपॉन साइन आर या सी अपॉन वी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी। This is velocity of light in air. This is also velocity of light. This is velocity of light in air. Velocity of light in medium. Water. तो mu of water आ गया। मतलब ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी, कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू के डायमेंशन में फार्मूला क्या आ गया, LT माइनस वन। और अगर इस फार्मूले से करें, साइन आई के कोई डायमेंशन नहीं होते, कुल मिला के साइन आर के भी नहीं होते, m0 l0 t, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो कोई से फार्मूले से कर लो। तो ऐसी क्वांटिटीज के अगला एग्जांपल है इसका, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। साइन थीटा, किसी भी ट्रायंगल में आपको याद है, किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेंथ अपॉन लेंथ, नो यूनिट नो डायमेंशन। फिर आपको अलर्ट करते हुए, थीटा के तो यूनिट हैं, डायमेंशन नहीं है, बट साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, इनके तो ना तो यूनिट है बच्चों, ना डायमेंशन। 3 क्वेश्चन अच्छे से करना, एक दूसरे में डिफरेंस करना है आपको। नेम ए क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, थीटा, एंगल, सॉलिड एंगल एंड Joule's mechanical equivalent. Name a quantity which has dimensions but no unit. There is no such possible quantity. Name a quantity which has neither unit nor dimension. एक नहीं, कई एग्जाम्पल बनते हैं इसके। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो और एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा। ये मैंने उन्हीं क्वांटिटीज के एग्जाम्पल आपको जान करके दिए हैं बच्चों, जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। 10th क्लास में स्ट्रेन तो नहीं पढ़ा था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ अभी 2 दिन पहले आपने पढ़ लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिए। चलिए, इसके बाद हम जो एप्लीकेशन कर रहे थे, एक एप्लीकेशन टू चेक द फार्मूला हमारी खत्म हो गई, दूसरी एप्लीकेशन करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे। दूसरी जो एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन, वो क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन कर ली, तो चेक फार्मूला कर लिया, बहुत सारे फार्मूला हमने चेक कर लिए थे फार्मूले। इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं। एक इक्वेशन का एग्जांपल करते हैं, जैसे आपने पढ़ा है v इक्वल टू u प्लस ए टी। हैव यू राइट इट? यस, यू हैव स्टडीड इट इन 9th क्लास। व्हाट इज v? इट इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, इट इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी। And it is acceleration, you know, 9th क्लास से ही पता है आपको। This is what time. वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल, डायमेंशनली तो उनका डायमेंशन तो सेम आएगा, डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1, वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2 और टाइम का T। जब ये कैंसिल हो जाएगा, LT-1, 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 मतलब कहने का ये है, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे बच्चों तो वेलोसिटी तो आएगी। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी बोल देते हैं। एक जैसी चीज़ें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, 2 वर्ड्स बहुत अच्छे से सुने होंगे आपने। तो एक जैसे है ना, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तो वेलोसिटी आएगी, रुपीज़ में रुपीज़ जोड़ेंगे तो रुपीज़ आएंगे, टेबल्स में टेबल जोड़ोगे
20 टेबल प्लस 10 टेबल्स इज इक्वल टू 30 टेबल्स। ऐसा कभी नहीं होता कि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जोड़ दिया जाए या एक्सेलरेशन में फोर्स जोड़ दिया जाए। नो, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं, इसलिए वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ के वेलोसिटी हम एक बात लिखेंगे बाय प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन इज ओके। अगर ऐसा आता यहाँ वेलोसिटी के डायमेंशन होता है, यहाँ एक्सेलरेशन के बन जाते थे या किसी और क्वांटिटी के बन जाते तो रॉन्ग हो जाते, या तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, देखो एक तरीका भी नहीं कर दिया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर ये आपको समझ नहीं आता तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला भी कर सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, v, एंड v इज फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। राइट हैंड साइड फिर पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, u प्लस at, u इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है t - 1, एक्सेलरेशन का है t - 2, टाइम का t, अगेन lt - 1 plus lt - 1, the powers are added when quantities are multiplied with the same base. Come on, well lt - 1 plus lt - 1, it is again 2lt - 1, again dimension 2 के कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसे कांस्टेंट नंबर एज यू नो, फिर lt - 1। तो आप कह सकते हैं बड़े मजे से, क्या मजे से कह सकते हैं, राइट हैंड साइड lt - 1, लेफ्ट हैंड साइड lt - 1, hence left hand side is equal to right hand side, hence equation is okay। तो चाहे ऐसा बोल दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, बस जल्दी जल्दी में ही काम नहीं करना। कई बच्चे जल्दी में क्या गलती कर जाते हैं, यहाँ क्या है lt - 1 प्लस lt - 1 2lt - 1, फिर वो ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक क्या कर देते हैं, l से l कैंसिल हो गया, t - 1 से t - 1 इज इक्वल टू 2। वाह, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना कभी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मना कर दिया 3 बार। तो करना है अगर इस मेथड से तो 2 का फिर डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा, वो होता ही नहीं, 2 तो कांस्टेंट नंबर है। ये बच्चे जो 1 = 2 प्रूव करके आए, तो बताओ बच्चों क्या 1 और 2 इक्वल हो सकते हैं, नेवर एवर पॉसिबल। तो इसलिए ऐसे गलत मेथड से नहीं करना। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड की तो वेलोसिटी आ गई, यहाँ एक ही लाइन लिखनी होगी बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आपने चेक कर लिया कि ये इक्वेशन डायमेंशनली ओके है। अब ध्यान से देखो, अगर कोई पेपर में ये दे दे b = 3u प्लस 4at, check by dimension whether this equation is okay or not. Let us check कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन वही वालेगा, वेलोसिटी lt - 1, 3 का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, कांस्टेंट नंबर, वेलोसिटी lt - 1 u के लिए, 4 का फिर कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलरेशन यू नो lt - 2 और at, अगेन यू कैन राइट lt - 1 lt - 1 lt - 1। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड की तो वेलोसिटी आ गई, hence this equation is also dimensionally correct, but this equation is not correct in reality। in reality कौन सी इक्वेशन करेक्ट होती है, आपने 9th में पढ़ रखी है, v = u प्लस at, ना कि v = 3u प्लस 4at। ये कभी भी ठीक नहीं होती, ये ठीक होती है। तो इसलिए कई बार ये भी सिचुएशन आएगी, कोई चीज़ डायमेंशनली ओके होगी बट रियलिटी में नहीं होगी, थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी, विश्वास थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन डायमेंशन क्योंकि कांस्टेंट नंबर के नहीं होते ना, ये एक डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है। क्योंकि डायमेंशनल मेथड तो कहता है, डायमेंशनल फार्मूले तो कहते हैं ये इक्वेशन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और यहाँ कोई भी नंबर लगा दो। अभी जो 3 4 लगाए हैं, कोई बच्चा कहते मैं तो 13 14 लगाऊंगा, 13 14 वो भी करेक्ट होगी। यहाँ क्या देगा, मैं तो यहाँ तो 45 लगाऊंगा, वो भी करेक्ट होगी, क्योंकि 45 का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है, द इक्वेशंस विच आर डायमेंशनली करेक्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर करेक्ट इन रियलिटी ऑल्सो, ये जरूरी नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो है एग्जाम्पल करते हैं।
क्वेश्चन करते हैं, ये दूसरी एप्लीकेशन करने की ट्राई कर रहा था मैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी बार बार आता है कि फाइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इफ आपको दिया हुआ है P क्या है बच्चों, प्रेशर, V क्या है बच्चों, वॉल्यूम, T क्या है बच्चों, टेम्परेचर, R क्या है, ये दिया होगा गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपको दे दी, P प्लस A/V², V माइनस B इज इक्वल टू RT, देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर A एंड B। तो ये कंसेप्ट लगेगा अभी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। आपको P क्या दे दिया, प्रेशर। अब देखो प्रेशर में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, इसलिए A/V² के वही डायमेंशन होंगे जो प्रेशर के होंगे। तो यहाँ से A की डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा, A इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई P इंटू V²। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला आपको याद है, फोर्स अपॉन एरिया वाला, और ये है वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है, m/t-2, एरिया का L², वॉल्यूम का खुद का L³ का स्क्वायर, L³ का स्क्वायर। ये हमको आंसर L की पावर 6 और एक 7 में से 2 हो गया 5, तो ये आंसर बचे A का डायमेंशन फार्मूला आ गया। A B का निकालना वेरी सिंपल, वॉल्यूम में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, ये अभी अभी बताया बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घट सकता है। दिस इंप्लाइज दैट B के डायमेंशन वॉल्यूम वाले होंगे, वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटेगा तो वॉल्यूम ही बचेगा, इसलिए वॉल्यूम का आंसर तो आपको याद है। तो B का डायमेंशन फार्मूला भी आ गया L³, A का आ गया, यही हमारा टारगेट था, A और B का फाइंड कीजिए डायमेंशनल फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न केवल आपके डोमेस्टिक एग्जाम में 11th में आएंगे, एंट्रेंस में भी ये आते हैं, चाहे जेईई मेन में चाहे नीट में। तो बच्चों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा, चिंता मत करना, बस आगे बढ़ते रहो। हैव ए नाइस डे।